स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे जो वुमेन्स के खिलाफ सोशल कस्टम थे उनमें किस तरह से धीरे धीरे गवर्नमेंट के हस्तक्षेप इंटरफेरेंस की वजह से सुधार आया। और आपको पता ही है एक सुधार था 1828 में सती प्रथा, 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट, उसके साथ साथ एक एक्ट था 1929 का जिसे शारदा एक्ट बोलते हैं। शायद हम पिछली वीडियो में इसको कंफर्म कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। उस टाइम शारदा एक्ट से पहले वुमेन्स की या गर्ल्स की कोई आयु नहीं होती थी, किस आयु में उसको विवाह करना है। इसके द्वारा फिक्स कर दी कि लड़कियों की उम्र जो है 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, लड़कों की उम्र, और लड़के की उम्र 18 साल से और लड़कियों की उम्र 16 साल से कम नहीं होनी चाहिए। जो अब जो वर्तमान में है वो 21 मैन की है और 18 वुमेन की। उसके बाद आगे था कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स। एक और थी चीजें कि साथ साथ में हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम भी बहुत था, मतलब जातिवाद जिसे बोलते हैं। और जाति कोई गुणों के आधार पर नहीं थी, जाति थी जन्म के आधार पर कि आपका जन्म जिस जाति में, और जाति भी अगर मतलब कोई गलत नहीं होती अगर उसको रैंक नहीं दिया जाता कि कुछ उच्च जातियां थी, कुछ निम्न जातियां थी, कुछ उच्च जातियां, जो उच्च जातियां थी वो सोशल डिस्टेंस रखती थी निम्न जातियों से। तो इसके विरुद्ध भी आवाज उस टाइम उठने लगी थी, क्योंकि वो समाज भी अभी तक अंग्रेजों का गुलाम नहीं था, बल्कि जो हिंदू रीति रिवाज थे उनके तहत, जो सोशल कस्टम होते थे, रिचुअल होते थे, उनके तहत वो गुलाम था। सम ऑफ द सोशल रिफॉर्मर वी हैव डिस्कसिंग आर क्रिटिसाइज कास्ट इनक्वालिटीज। बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स ने कास्ट के विरुद्ध आवाज उठाई, उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि ये गलत है, मनुष्य के बीच में भेदभाव जो है वो गलत है। राजा राम मोहन राय उनमें से एक थे, और उन्होंने बुद्धिस्ट जो किताबें थी उनको टेक्स्ट बताया कि किस तरह से बुद्धों ने भी एक ही धर्म और एक जाति की बात की है, मतलब जाति और धर्म के भेदभाव को खत्म किया। प्रार्थना समाज adhere to the tradition of bhakti that believed in spiritual equality of all caste. In Bombay, the Prasaran Mandali, Paramhans Mandali was founded in 1840 to work the abolition of caste. बम्बई में एक परमहंस मंडली नामक एक संस्था की स्थापित की गई 1840 में, जिसका काम था कि किस तरह से कास्ट को खत्म किया जाए। मैनी ऑफ दीज रिफॉर्मर आर मेंबर ऑफ रिफॉर्म्स एसोसिएशंस वर पीपल ऑफ अपर कास्ट। ये बात नहीं थी कि उसमें उन्हीं कास्ट के लोग थे, अपर कास्ट के लोग भी जुड़े हुए थे। ओफन इन सीक्रेट मीटिंग दीज रिफॉर्मर वुड वायलेट कास्ट टैबूज ऑन फूड एंड टच। और सीक्रेट मीटिंग में जब जो तथाकथित दलित जातियों के लोग इकट्ठे होते, ऊपर कास्ट के लोग इकट्ठे होते, तो आपस में वो फूड शेयर करते, आपस में टच करते, गले मिलते, हाथ मिलाते, जो पहले नहीं होता था। पहले इस तरह की खाना पीना बिल्कुल बैन था, नहीं आपस में शेयर करती थी कि जातियां। टच, जो शूद्र का टच होता था उसको कहते थे कि ये पोल्यूट कर देगा, अपर कास्ट उनसे टच नहीं करवाती थी। In the effort to get rid of hold of caste prejudice in their lives, there were also others who questioned the injustice of the caste social orders. बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने क्वेश्चन किया कि भाई आप सोशल ये जो प्रणाली आपने बना रखी है कास्ट सिस्टम के आधार पर, सोशल सिस्टम जो बना हुआ है, छोटे बड़े का भेदभाव अपनी किया गया, वो क्यों है। During the course of the 19th century, Christian missionaries began setting up schools for tribal group and lower caste children. और उसके साथ साथ जो क्रिश्चियन मिशनरी है भारत में, जो एजुकेशन के लिए स्कूल खोल रही थी, उन्होंने लोअर कास्ट के लोगों को लिए और ट्राइबल्स ग्रुप के बच्चों के लिए स्कूल खोले। These children were thus equipped with some resources to make their way into a changing world, ताकि वो बच्चे इस तरह से तैयार हों कि बदलते युग में अपने आप को स्टेबलिश कर सके।
At the same time, the poor began leaving their villages to look for jobs that were opening up in the cities. उस टाइम में औद्योगिक क्रांति आ गई थी, उद्योग खुल गए थे, जो खेती है वो घाटे का सौदा बन चुकी थी। आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। तो गरीब लोगों के लिए काम खत्म हो गए, उन्होंने शहरों की तरफ दौड़ना शुरू किया काम करने के लिए। देयर वर्क इन फैक्ट्रीज दैट वर कमिंग अप, फैक्ट्रीज में वो काम करते, म्यूनिसिपैलिटीज में काम करते। यू मे रीड अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ सिटी इन द चैप्टर 6। थिंक ऑफ द न्यू डिमांड्स ऑफ द लेबर दिस क्रिएटेड। और आपको पता ही है कि किस तरह से जो जहाज लादने का काम, फैक्ट्रियों में काम, उद्योगों में काम बढ़ा, सिटीज में काम बढ़ा, तो वहाँ लेबर की डिमांड हुई। तो यहाँ से लोग, गरीब जो लोग थे, वो गांव छोड़कर जाने लगे, क्योंकि उनको गांव में ये था ना कि भेदभाव के शिकार होते हैं, शहरों में ऐसी चीजें होती नहीं है। ड्रेन्स हैड टू बी डग्स, रोड लेड्स, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड एंड सिटीज क्लीन्ड। बहुत सारे काम उन्हें मिल गए वहाँ रोड्स वगैरह साफ करने के लिए। दिस रिक्वायर्ड कूलीज, डिगर, कैरियर्स, ब्रिक्स लेयर्स, सैवेज क्लीनर्स, स्वीपर्स, पालनकिन, बैरियर्स, रिक्शा पुलर्स। मतलब जो घटिया किस्म काम, वैसे कोई घटिया नहीं होता, सॉरी, मतलब जो निचले स्तर के काम है, जैसे सफाई करना, नाले की स्वीपिंग करना, क्लीनिंग करना, रिक्शा चलाना, इस तरह के काम वहाँ मिल गए उन्हें। वेयर डिड दिस पुअर लेबर कम फ्रॉम? द पुअर फ्रॉम द विलेज एंड स्मॉल टाउन्स, मैनी ऑफ देम फ्रॉम लो कॉस्ट। और जो गरीब होते थे, चाहे वो शहरों में थे या छोटे छोटे कस्बों में थे, वो लो कास्ट के ही थे। बिगेन मूविंग टू द सिटी वेयर देयर इज ए न्यू डिमांड फॉर लेबर। वो शहरों की तरफ चल पड़े जहां पर काम था, डिमांड थी लेबर्स की। सम आल्सो वेंट टू वर्क इन प्लांटेशन इन असम। असम में बड़े बड़े चाय के बागान उस टाइम अंग्रेजों ने शुरू किए थे, और वो पैसा कमाने के लिए असम में चले गए, मॉरिशस चले गए, त्रिनाद चले गए, इंडोनेशिया चले गए। देखो, मॉरिशस के अभी प्रधानमंत्री ने 3-4 दिन पहले ही मैंने अखबार में पढ़ा कि वो भोजपुरी में बात करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भोजपुरी में बात की। तो ये वही जो पलायन कर गए थे भारत से मजदूरों के रूप में, मॉरिशस, फिजी, साउथ अफ्रीका, त्रिनाद, इंडोनेशिया जैसे देशों में जा बसे, श्रीलंका में, जहां पर इन बड़े बड़े प्लांट चाय वगैरह के, रबड़ के वो लग रहे थे, तो वहाँ लेबर की जरूरत थी। तो यहाँ जहाज भर भर के समुद्री रास्ते से इनको ले जाया जाता था। वर्क इन द फ्यू लोकेशन वर ऑफन वेरी हार्ड, बट द पुअर, द पीपल फ्रॉम लो कास्ट saw this as an opportunity to get away from the oppressive hold that upper caste landlord exercise over their lives and the daily humiliation they suffered। देखो, काम वहाँ भी बहुत मुश्किल था। एक किताब आई थी इसके बारे में कि किस तरह से वहाँ पर अंग्रेज जो है बहुत ज़्यादा शोषण करते थे, बहुत बुरी लाइफ वो जीते थे, बाहर गए हुए जो मजदूर थे भारत से। बट क्या करते, अगर गांव में रहते तो जो जमींदार वगैरह, लैंडलॉर्ड्स वगैरह अपर कास्ट के लोग होते, तो वो भी तो उनकी लाइफ्स और डेली जो दमन होता था, ह्यूमिलेशन, अपमान होता था, उससे बचने के लिए वो वहां चले जाते थे। ठीक है, लेकिन वहां भी कोई इनके लिए स्वर्ग जैसी स्थिति नहीं थी। उसके बाद है हु वुड प्रोड्यूस शूज। जैसे आपने देखा होगा कि काम शूज मेकिंग का काम है, शू मेकर करते हैं, चमड़े का काम, चरमकार जिन्हें बोलते हैं, वो बोलते थे। और बहुत सारे लोग ऐसे ही इस तरह के काम करते थे, गांव में आप अक्सर देखते हो। लीदर वर्क, जो चमड़ा, लेदर होता है ना, चमड़ा, उसको चमड़ा बोलते हैं। हैव बीन ट्रेडिशनली हेल्ड इन contempt since they work with dead animals which are seen as dirty as polluted। देखो, उनका काम था मरे हुए जानवरों की खाल उतारना, जिस काम को अच्छा नहीं माना जाता था। During the First World War, however, there was a huge demand for the shoes for the army. Caste prejudices against leather works meant that only the traditional leather worker and shoemaker were ready to supply army shoes, so they could ask for high price and gain impressive profit। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, बहुत सारे सैनिक भर्ती हुए, तो उनको
सैनिकों के लिए लेदर के जूतों की ज़रूरत पड़ी, तो यही लोग थे जिन्होंने आगे बढ़कर फिर जूते बनाने के लिए, और काफ़ी प्रॉफिट भी कमाया उसमें, सप्लाई में इन्होंने महंगी दाम मांगे उसके। मेडिगास मेकिंग शूज़ 19th सेंचुरी, आंध्र प्रदेश में इसे मेडिगास कहते हैं, कई जगह चरमकार बोलते हैं इनको। वो एक अनटचेबल कास्ट थी जो आंध्र प्रदेश में रहती हैं, और यही काम करते हैं, सैंडल्स वगैरह बनाने हैं, शू उनको सुधार करना है। देयर वर अदर जॉब टू, एक आर्मी में उनके लिए जॉब थी। आर्मी में उनको जैसे आर्मी के खाने के बर्तन धोना है या कपड़े धोना है, उनकी ड्रेसेस सिलनी है, तो इस तरह की आर्मी ने भी काम दिए उन्हें। ए नंबर ऑफ महार पीपल, महार महाराष्ट्र में महार जाति है जो लोअर कास्ट जाति मानी जाती है। हु वर रिगार्डेड एज अनटचेबल, जिन्हें अनटचेबल माना जाता था, फाउंड जॉब इन द महार रेजिमेंट, महार रेजिमेंट बनाई गई थी अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों ने मराठों के खिलाफ। ये मानते हैं कि बाजीराव द्वितीय ने इनको महार जाति के लोगों को अपनी सेना से निकाल दिया था, बाद में अंग्रेजों की सेना में शामिल हो गए, और एक भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ था जो अभी भी फिलहाल खबर न्यूज़ में था, कोरेगांव का, और इसमें ब्रिटिश 1818 में हुआ था, मराठों और अंग्रेजों के बीच में अंतिम युद्ध था जिसमें मराठे शासन बिल्कुल खत्म हो जाता है। महार जाति अंग्रेजों की तरफ से लड़ी थी और इन्होंने बाजीराव को हरा दिया था। ठीक है। दिस द फादर ऑफ B.R. अम्बेडकर, द लीडर ऑफ दलित मूवमेंट, और टॉट एट एन आर्मी स्कूल, वो आर्मी स्कूल में पढ़े थे। और जो B.R. अम्बेडकर जिसे आप जानते हो, जिन्होंने भारत का संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो दलित मूवमेंट के लीडर थे। दलित मूवमेंट का मतलब होता है भाई दलितों के लिए डिमांड करना, मांग करना। ठीक है। नो प्लेस इनसाइड द रूम, आज की तरह क्लासरूम नहीं होते थे उस टाइम की, सभी बच्चे आराम से बिना किसी भेदभाव के बैठे हुए, ऐसा नहीं होता था। इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एज लेट एज 1828 अनटचेबल वर नॉट अलाउड इनटू इवन गवर्नमेंट स्कूल। अनटचेबल को 1829 तक तो अनटचेबल जो लोग हैं उनको स्कूल में प्रवेश करने ही नहीं दिया जाता। When some of them pressed hard for that right, they are allowed to sit on the veranda outside the classroom and listen to the lesson without polluting the rooms where upper caste boys were taught। मतलब उन्हें कह दिया जाता, जब बहुत ज़्यादा इन पे प्रेशर पड़ा तो उन्होंने एडमिशन तो दे दिया, बट उन्होंने कहा कि बाहर बैठो ताकि आप अपर कास्ट के बॉयज़ को पोल्यूट ना करें। इस तरह की बातें हमारे देश में थी, आज नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ये दबलास वोमेंस हैं, दबलास ऑफ गुजरात, मतलब ये एक जाति है, ये भी अपर कास्ट लैंडलॉर्ड के यहाँ काम करती हैं, आम जो है मार्केट में बेचने के लिए आती हैं। जिस तरह से वोमेंस के लिए डिमांड शुरू हुई, उसी तरह इक्वालिटी और जस्टिस जो कास्ट सिस्टम में नहीं थी, उनकी डिमांड बढ़ी और धीरे धीरे ऐसी संस्थाएं स्थापित हुई, एजुकेशन बढ़ी, ऐसे लोग आए सामने जिन्होंने कास्ट सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की। धीरे धीरे ग्रेजुअली बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी पीपल फ्रॉम विद इन द नॉन ब्राह्मण कास्ट बिगेन ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। जो नॉन ब्राह्मण कास्ट थी वो जो ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था उनके विरुद्ध आवाज उठाने लगी और डिमांड की कि एक ऐसी समाज हो जिसमें इक्वालिटी हो, समानता हो, न्याय हो, किसी के प्रति अन्याय की भावना ना हो। द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल एशिया, महाराष्ट्र में विशेषकर सतनामी आंदोलन था, वाज फाउंडेड घासीदास हु वर्कड अमंग द लेदर वर्कर, जो लेदर वर्कर थे उनके साथ उन्होंने काम किया। अब ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, याद रखना कि सतनामी मूवमेंट किसके द्वारा चलाया गया था, घासीदास के साथ सेंट्रल इंडिया में, और सेंट्रल इंडिया मतलब महाराष्ट्र में। ओके। उसके बाद एंड ऑर्गेनाइज्ड ए मूवमेंट टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस इन ईस्टर्न बंगाल। हरिदास ठाकुर मतुआ थे, उन्होंने एक मतुआ सेक्ट के थे, वो वर्कड अमंग
चंडाल, चंडाल तो और भी इससे भी कई गुजरी जाति मानी जाती है भाई। कल्टीवेटर्स, ठीक है। हरिदास क्वेश्चन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट दैट सपोर्ट द कास्ट सिस्टम, उन्होंने सवाल उठाए उस सिस्टम पर, उन बुक्स पर जिन्होंने कास्ट सिस्टम को बनाए रखा था। इन व्हाट ए प्रेजेंट डे केरला ए गुरु फ्रॉम इजावा कास्ट, नारायण गुरु जिसे बोलते हैं, इजावा कास्ट के थे वो। देखो ये जो लोअर कास्ट थी उनको भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता था, भिन्न भिन्न स्टेट्स में, ठीक है। भिन्न भिन्न स्टेट में इनका भिन्न भिन्न नाम था। तो इजवा जो कास्ट थी वो केरला में लो कास्ट थी। श्री नारायण गुरु वहां पैदा हुए और उन्होंने कहा कि आइडिया ऑफ यूनिटी फॉर हिज पीपल, इन्होंने कहा कि भाई इकट्ठे हो जाओ, लड़ो और समानता प्राप्त करो। ही आर्ग्यूड अगेंस्ट ट्रीटिंग पीपल इनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिफरेंसेस। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल ह्यूमन काइंड बिलोंग टू द सेम कास्ट, उनके अनुसार कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सारी ह्यूमन बीइंग, सारी मानवता एक ही कास्ट है, मानव। वन ऑफ हिज फेमस स्टेटमेंट वाज, उसकी एक फेमस स्टेटमेंट है, याद कर लेना, ओरु जाति ओरु मातम ओरु डिवम देवम मनुष्यामनु, इसका मतलब मनुष्यम मनु, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड और वन ह्यूमन काइंड, एक ही जाति एक ही धर्म एक ही भगवान है सारी मानव जाति का। और बिल्कुल ये सही बात है। ऑल दिस सेक्ट वर फाउंडेड बाय लीडर हु कम फ्रॉम नॉर्थ ब्राह्मण कास्ट एंड वर्कड अमंग देम, सभी तरह के जो वर्ग थे, चाहे उनके लीडर कोई भी थे, ब्राह्मण या नॉन ब्राह्मण, उन्होंने इस कास्ट सिस्टम के लिए काम के विरुद्ध काम किया। दे ट्राई टू चेंज दोज हैबिट एंड प्रैक्टिस विच प्रोवोक टू द कंटेम्प्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट, उन्होंने अपने लोगों से भी कहा भाई अपनी आदतें या प्रैक्टिस बदलो जिसकी वजह से आपको इस तरह की कास्ट सिस्टम के तहत रखा गया है। पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, डोमिनेंट कास्ट की जो भी प्रैक्टिस है उसको मत मानो, मतलब जो अपर कास्ट कह रही है उसके विरोध में खड़े हो जाओ। दे ट्राई टू क्रिएट ए सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम अमंग द सबऑर्डिनेट कास्ट। उसके बाद है गुलामगिरी। गुलामगिरी एक पुस्तक है ज्योतिबा फूले की, ये महाराष्ट्र के थे। इन्होंने भी मतलब जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट की जो डिफरेंसेस था समाज में उसके विरुद्ध काम किया। वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमंगस्ट द लो कास्ट लीडर वाज ज्योतिबा फूले, सबसे ज्यादा बोलने वाले लीडर थे। 1827 में पैदा हुए थे और क्रिश्चियन मशीनरी के स्कूल में पढ़े थे। ऑन ग्रोइंग अप ही डेवलप्ड हिज आइडिया अबाउट द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सोसाइटी। ही सेट आउट टू अटैक द ब्राह्मण क्लेम दैट दे वर सुपीरियर टू अदर। जैसे इन्होंने वो मनु की के अनुसार समाज 4 भागों में बटा हुआ है, क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य, तो उन्होंने इसको कहा कि ये गलत है और इसके आधार पर उन्होंने एक थ्योरी भी गढ़ी जो अंग्रेज लेके आए थे कि आर्य जो डोमिनेट क्लास है वो फॉरेनर है और वो बाहर से आई है। देखो ये धारणा आज सही नहीं बैठ रही। बहुत सारी रिसर्च स्टडी हुई है कि जो उत्तर भारत के लोग या डोमिनेट क्लास कोई यहाँ से बाहर से नहीं आई थी, सोशल के कस्टम जो है यहीं से पैदा हुए। और इसके अनुसार जरूरी नहीं है कि इनकी बात इस बात से जो हिस्टोरियन हैं आज सहमत हों, बहुत सारे जो लोग हैं वो थ्योरी बदल रहे हैं। ये एक थ्योरी आई थी फूट डालो राज करो की नीति के तहत भी कि जो आर्य या द्रविड़ के नाम पर लोगों को आपस में फूट डाली जाए, लेकिन इन्होंने भी इस चीज को माना है कि यहाँ की जो लोअर कास्ट जातियां हैं या ट्राइबल्स हैं वो मूल जाति हैं, मतलब भारत में पैदा यही जातियां हुई थी। जो डोमिनेटेड क्लास है या उत्तर भारत के लोग हैं वो तो आर्य हैं, वो बाहर से आए थे और जब युद्ध हुए इन दोनों के बीच में तो आर्य डोमिनेट कर गए, ठीक है। और इस तरह से उन्होंने जो हारे हुए लोग थे उनको इंफीरियर बना दिया, लोअर कास्ट के लोग बना दिया, पोल्यूटेड लोग बना दिया। और उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू फुले द अपर कास्ट हैड नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर। इन रियलिटी द
लैंड बिलोंग टू इंडिजियस पीपल। यहाँ ये समझ लो, इंडिजियस मैंने होते हैं मूल निवासी, जो यहाँ के ओरिजिनल निवासी हैं। देखो वर्तमान में ये थ्योरी नहीं मानी जाती कि आर्य बाहर से आए थे और इंडिजियस पीपल जो है वो दलित कास्ट हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा था कि भाई जो इनका बाहर से आए हैं तो इसका लैंड और पावर पे कोई अधिकार नहीं है, और इसलिए छोटी जाति जो लो कास्ट है उन्हें कहा यहाँ पर, क्योंकि ये इंडिजियस पीपल हैं इसलिए इनका अधिकार होना चाहिए। ये कहना उस समय की डिमांड थी भाई। फूले claimed that before Aryan rule their existence in a golden age where warrior peasant tilled the land and ruled the Maratha countryside in just and fair way। इन्होंने कहा कि आर्य नहीं आए थे जब से पहले पीजेंट और योद्धा दोनों ही लैंड कल्टीवेट करते थे, यहाँ रहते थे, और बड़े जस्ट और अन्यायपूर्ण समाज नहीं था, बड़ा न्यायपूर्वक समाज था, सब बराबर थे। ही प्रपोज द शूद्रों को उन्होंने प्रपोज किया, जो नीची कास्ट के लोग थे उनको, कि और अति शूद्रा जो इनसे भी अनटचेबल थे, शुड यूनिट टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। और उन्होंने कहा कि आप जो है इकट्ठे हो जाइए ताकि जो कास्ट जाति के आधार पर भेदभाव है उसको दूर किया जा सके। सत्य शोधक समाज इनकी इन्होंने स्थापना की थी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। सत्य शोधक समाज की स्थापना की और कास्ट सिस्टम के में इक्वालिटी लाने के लिए ही ये सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, और इनकी पुस्तक थी गुलामगिरी। उसके बाद है इन 1873 फूले रोट ए बुक। 73 में एक बुक बनाई थी उन्होंने, गुलामगिरी नाम रखा गया, स्लेवरी जिसका नाम था। सम 10 year before this the American Civil War had been fought leading to the end of slavery in America। फूले dedicate his book to the। इससे पहले आपको पता ही है अब्राहम लिंकन 1861 के आसपास 57-58 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, और उन्होंने यहाँ स्लेव प्रथा जो थी, दास प्रथा थी, उसको खत्म किया था। तो अपने आप को ज्योतिबा फूले भी स्लेव मानते थे कि हम जो है अपर कास्ट के स्लेव हैं। तो उन्होंने ये बुक लिखी उसके लिए कि किस तरह से अमेरिका के जो स्लेव थे वो आज़ाद हो गए, और भारत के जो लोग हैं, दलित लोग जो शूद्र हैं, जो सर्वेंट्स जैसा या स्लेव जैसा व्यवहार झेल रहे हैं, वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने इस बुक में दोनों का ब्लैक पीपल थे ना, वो जो दास लोग थे वहाँ अमेरिका में, ब्लैक स्लेव्स और लोअर कास्ट इन इंडिया में, उनका कंपैरिजन किया था कि दोनों की स्थिति एक जैसी है। वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग। 1927 में अम्बेडकर ने कहा वी नाउ वांट टू गो टू द टैंक ओनली टू प्रूव दैट लाइक ऑफ अदर वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग। टैंक होते जैसे पानी के तालाब होते थे, वहाँ शूद्र जातियों के लोगों को पानी भरने की इजाज़त नहीं थी। अम्बेडकर यहाँ कहते हैं कि हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है, तो हमें भी यहाँ से पानी भरना चाहिए। तो हिंदू सोसाइटी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन टू मेन्स प्रिंसिपल इक्वालिटी एंड एब्सेंस ऑफ कास्टिज्म। तो उन्होंने कहा हिंदू सोसाइटी को होना चाहिए दो आधार पर, कि एक इक्वालिटी समानता हो और दूसरी कास्टिज्म हो, ठीक है। उसके बाद द गेटवे ऑफ द मदुरई टेम्पल ड्रॉन बाय द थॉमस डैनियल। 1792 में ये मदुरई टेम्पल है। यहाँ प्रवेश करने का अधिकार नहीं था अनटचेबल लोगों को, और बाद में इसको ये आसपास भी नहीं आ सकते थे, मतलब एंट्री बिल्कुल खत्म वो नहीं थी। अम्बेडकर ने ये मूवमेंट चलाई थी कि किसी तरह से मंदिरों में एंटर करने का प्रवेश जो है, अधिकार जो है, वो शूद्र जातियों को भी मिल सके। एज दिस एग्जाम्पल शोज फूले एक्सटेंडेड हिज क्रिटिसिज्म ऑन द कास्ट सिस्टम टू आर्ग्यू अगेंस्ट ऑल form of inequality। He was concerned about the plight of upper caste women, the miseries of the laborer and the humiliation of low caste। मतलब उसका ये नहीं था कि वो कास्ट के लिए, बल्कि अपर कास्ट में जो वुमेन्स के साथ इनइक्वालिटी है या लेबरर के साथ जो बुरा बर्ताव होता है, लो कास्ट के लोगों के साथ जो ह्यूमिलेशन होता है, उन सभी को उन्होंने क्रिटिसाइज किया। This movement for caste reform was continued in 20th century by other great Dalit leader, Dr. Bhimrao Ambedkar in Western India and E.V. Swami Nayakar in the South Asia।
साउथ में। ईवी स्वामी नायकर जो हैं वो केरला के थे और इन्होंने भी जो ब्राह्मण आधार पर कास्ट सिस्टम था उनको क्रिटिसाइज किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।